मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसके दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। फिर से सुने। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ उतारा। किसने उतारा? कोई बूढ़ी औरत है जो सिर पर कुछ रखे हुए है, उसने अपना उस सिर का सामान नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर मतलब कनस्तर, मिट्टी से भरा कोई बर्तन, माटी वाली ने मिट्टी से भरा बर्तन अपने सिर के ऊपर से उतारा। टहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। मतलब माटी वाली जिसके बारे में पाठ है, वह एक बूढ़ी औरत है जो मिट्टी, शायद मेरे ख्याल से मिट्टी बेचती है या मिट्टी लोगों को घर घर देने जाती है, इसलिए यहाँ कहा गया है। एक माटी वाली सिर से अपना मिट्टी का बोझ उतारती है और मतलब नीचे रखती है मिट्टी से भरा कनस्तर, और उसे सभी लोग जानते हैं, वह सभी को जानती है। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब उसे कौन कौन जानता है? सभी घर के निवासी उसे जानते हैं। वर्षों से आ रहे वहां के किराएदार, उनके बच्चे, सभी लोग उसे जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उसे जानता ना हो। आगे लिखा है, घर घर में लाल मिट्टी देते वक्त देते रहने की उस काम को करने वाली वह अकेली है। आप सभी देखिए, हम सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी के यहाँ अभी आपने देखा होगा लीपा पोती जरूर होती है। अब पक्के मकान बन गए हैं, टास लग गए हैं तो शायद नहीं हो, लेकिन गांव में आज भी यह रीति रिवाज है कि घर में कुछ नहीं तो घर को लीपा पोता जरूर जाता है। तो कुछ शहरों में गोबर के साथ अलग अलग रंग की मिट्टी मिला लेते हैं, या फिर कुछ शहरों में मिट्टी से ही पोत दिया जाता है। मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो उस मिट्टी में पानी मिलाकर दीवारों पर पोत दिया जाता है। जिनके कच्चे मकान होते हैं, गांव में अधिकतर ऐसा होता है। तो यह जो पाठ है उसी माटी वाली से संबंधित है। इसमें एक माटी वाली है जो शायद लाल रंग की मिट्टी भी देती है, और यह काम वह अकेले करती है। आगे क्या लिखा है समझते हैं। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटर नहीं है कि कोई और उस मिट्टी का बेचने वाला काम करता हो। उसके बगैर तो लगता है टहरी के कई एक घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। चूल्हे का जलना मुश्किल हो जाएगा मतलब क्या होता है, गांव में, शहरों में तो अब नहीं होता, गांव में पहले घर को लीपा पोता जाता है। जब लीपन पोतन हो जाता है, तब उस लीपा पोती की जगह पर फिर उस लीपन पोतन के बाद ही खाना बनाया जाता है। तो अगर वह मतलब मिट्टी लेकर नहीं पहुंची तो शायद घरों में चूल्हा जलना कठिन हो जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो ऐसा लगता है टेहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब चूल्हा चौका, जो चूल्हा होता है, खाना बनाने के बाद उस पर धूल चढ़ जाती है, तो उसको भी लाल मिट्टी, यानी हम लोग अपने बुंदेलखंड में पोतनी कहते हैं उस चीज को, पोतनी से पोता जाता है। तो यहाँ लिखा है कि शायद अगर अगर वह ना हो तो चूल्हे की लिपाई की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति के घर में लाल मिट्टी होना आवश्यक है। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ लिखा है, मैंने इससे बताया कि चूल्हे की लिपाई के अलावा कम से कम साल भर में एक दो बार घर की दीवारों की भी मिट्टी से, गोबर से लिपाई की जाती है। देखिए कच्ची दीवारें होती है तो उनकी मरम्मत है एक तरह से।
आगे लिखा है, शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। माटा खान क्या होता है? जहां मिट्टी मिलने की जगह होती है उसे माटा खान कहते हैं। तो जो लाल मिट्टी है, इसको मिलने की जगह ज्यादा नहीं है। मतलब दो नदियां हैं, यहाँ नदियों के नाम दिए हैं, भागीरथी और भीलांगना। उस जगह मिट्टी मिलती, मिट्टी हमेशा हमें नदी किनारे ही मिलती है। तो जो मिट्टी मिलती है वह रेतीली है, उससे लिपाई नहीं हो सकती। तो शहर के अंदर कोई माटा खान नहीं है। भागीरथी और वीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। मतलब अगर नया किराएदार कोई आया और उसने देख लिया कि माटी वाली मिट्टी देकर जाती है, तो उस मिट्टी की वो भी खरीदार बन जाते हैं, ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, मतलब जो बेचने वाली औरत है वह एक हरिजन है और छोटे कद की और महिला है, जो घर घर जाकर मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी बेचती है। शहर वासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उससे कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। मतलब उसके पास मेरे ख्याल से एक ही कनस्तर है जिसमें वो माटी ले जाती है, और वह इतना जाना पहचाना हो गया है कि सभी पहचान जाते हैं कि हाँ, यह कनस्तर किसका है, उस माटी वाली का है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुला भरा कनस्तर टिका रहता है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, महिलाएं पहले जब जो सिर के ऊपर बोझ रखती थी तो एक कपड़े का गोल गोल डिल्ला बना लेती थी। डिल्ला का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, सिर पर बोझ रखने के लिए कपड़े की गद्दी, तो डिल्ला बना लेती थी, उसके ऊपर कनस्तर रखती थी। तो यही लिखा हुआ है कि चिकनी मिट्टी से छुलबुला भरा कनस्तर उस पर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने भी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। मतलब कनस्तर है जो खाली रहता है, मतलब सॉरी, बिना ढक्कन का है, ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कनस्तर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। शायद आपने तेल के कनस्तर देखे होंगे, उनमें एक ही गोल रहता है, एक मतलब तेल जाने के लिए एक ही गोल छेद होता है। परंतु माटी वाली क्या करती है, उस ऊपर के पूरे ढक्कन को हटा देती है ताकि आसानी से मिट्टी भरी जा सके और उसको ले जाया जा सके। आगे क्या लिखा हुआ है? ढक्कन के ना रहने पर, हाँ, उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामने दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी होगी। अब देखिए, वह माटी लेकर किसी के घर के सामने गई है, और जैसे ही वह घर के सामने पहुंची, उसने अपना कनस्तर उतारा है कि एक लड़की कामनी नाम की उसके सामने पहुंची और खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना, अभी आती हूँ। उस लड़की ने क्या बोला माटी वाली जी की, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे यहाँ भी आना। माटी वाली क्या कहती है? अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में कुड़ेल देने के लिए कहा। अब देखो, घर की मालकिन ने क्या कहा माटी वाली से कि यह मिट्टी घर की किसी कोने में डाल दो। अब यहाँ पर लिखा है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो यहाँ जो मालकिन है वो कहती है माटी वाली से कि तू बहुत भाग्यवान है, तू उस समय आई है जिस समय हम लोग चाय पीते हैं, और भगवान ही खाते समय आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लाई। रोटियां उसे सौंप कर वह अपनी रसोई में घुस गई। देखिए, फिर वो घर की मालकिन गई और रसोई से 2 रोटियां लाई और रोटियां उसे देकर वापस वो रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, एक बूढ़ी औरत जिसके पास अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है। अच्छा बुरा सोचने का समय मतलब क्या होता है? हम लोग जब फ्री होते हैं, हमें कोई काम नहीं होता है, तब हम अपने बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं। लेकिन माटी वाली इतनी व्यस्त है मेरे ख्याल से कि उसे हर सब घर माटी देना है, और शायद उसे माटी देकर अपने घर भी जाना होगा।
इसलिए वह व्यस्त है और उसके पास ऐसी समय नहीं है कि वह अपना अच्छा सोच सके या बुरा सोच सके। तो माटी की वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ी। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में वह प्रकट हुआ। मतलब उसने तुरंत क्या किया, जैसे ही वो रसोई में गई मालकिन, उसने जो वो सिर के ऊपर कपड़े की गद्दी रखी हुई थी उसको खोलकर उस फटे हुई चादर को खोल लिया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। मतलब उसने क्या किया, उसने दो रोटी जो उसे मालकिन ने दी थी, उसने उस एक रोटी उस कपड़े में बांध दी और गांठ लगा दी कि जब तक मालकिन आए। मालकिन किचन में गई थी, साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने लगी, खाने का दिखावा करने लगी कि घर की मालकिन साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। और पता, इस तरीके से मुंह चलाने लगी जैसे वह खाना उसने भर जो रोटी छुपाई है वह खाने लगी हो, ताकि लोग ये समझे कि उसने एक रोटी खा ली है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। अब देखो, घर की जो मालकिन थी किचन में गई थी, वह वहां से चाय लेकर आई गिलास में, उसने बुढ़िया को दे दिया। ले सादा बासी साग कुछ नहीं है अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। अब घर की मालकिन ने क्या कहा, जो रोटी है चाय के साथ खा जाओ, कोई सब्जी वगैरह नहीं है अभी। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठाया। उसने क्या किया कि कपड़े से ही गिलास को पकड़ा, उठाया, अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू लिखा हुआ है। मतलब जो हम चाय पीते समय, गरम गरम चाय पीते समय जो हम मुंह से आवाज निकालते हैं, वही आवाज लिखी हुई है। उस पर लंबी लंबी फूंके मारी, तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। मतलब चाय वो पीने लगी, मतलब रोटी के साथ चाय, रोटी खाती जा रही, चाय पीती जा रही है। चाय तो बहुत अच्छा साग होती है ठकुराइन जी। अब माटी वाली क्या बोली कि भाई चाय जो होती है बहुत अच्छा साग मतलब सब्जी होती है। भूख तो अपने आप में साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। कितना अच्छा इसने देखो वाक्य लिखा हुआ है। माटी वाली कहती है कि जो भूख है भाई अपने आप में एक सब्जी है। लिखा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, भूख मीठी होती है, भोजन मीठा होता है? शायद अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप बताइए कि भूख मीठी या भोजन मीठा, तो मैं कहूंगा भूख मीठी। क्यों भूख मीठी? क्योंकि भोजन में तो स्वाद होता ही है, परंतु क्या भोजन कर लेने के बाद आप भोजन कर लेने के बाद आपको कोई और स्वाद समझ में आता है क्या? और कुछ खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। परंतु जब आप बहुत ज्यादा भूखे हो और आपको कोई भी स्वाद वाला खाना ना मिले, बस खाना मिल जाए किसी प्रकार का, तो आप कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि आपको भूख मिटानी है। तब जब आपको खाना नहीं मिलता है और बहुत देर तक, तो फिर जो भी खाना मिलता है तब आपका खाना सबसे अच्छा लगता है। इसलिए मेरे ख्याल से जो भूख है वह मीठी होती, ना कि भोजन मीठा होता है। आगे लिखा है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब यहाँ माटी वाली ठकुराइन जी से बोलती है मालकिन से कि आपने अभी भी पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं। पीतल के गिलास पुराने घरों में मिलते थे। मेरे ख्याल से आप लोगों के घरों में, कई कुछ घरों में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। हम सभी स्टील का यूज करने लगे हैं, अब तो कांच आने लगा है, फाइबर आने लगा है, प्लास्टिक आने लगा है। आगे लिखा है कि हम इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीप पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीजें। कितनी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने, बुढ़िया ने पूछा माटी वाली ने ठकुराइन जी से कि आपने अभी तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? तो ठकुराइन जी उत्तर देती हैं, ये पुरखों की निशानी है। पूर्वजों ने कैसे इकट्ठा करके रखा होगा, कितना पैसा बचाया होगा, दो वक्त की रोटी कम खाई होगी, तब जाकर इन चीजों को जोड़ा होगा। मैं इसे हराम के भाव नहीं बेच सकती। आगे लिखा है,
जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं, मतलब ऐसी जो गिलास है जिन्हें पुरखों ने बड़ी मेहनत से कमाया, जिसकी अब कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकती। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चक्कर आने लगेगा। जी हाँ, पीतल बहुत महंगा है। अब बाजार में जाएंगे तो जो पीतल का एक गिलास लेंगे उसमें 10 गिलास स्टील के आ जाएंगे। पीतल का भाव बहुत महंगा है। दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे का बर्तन भी गायब हो गए हैं अब घरों में। कांसे का बर्तन जानते हैं? कांसा भी एक धातु होता है क्या? किसी घर में कांसे का बर्तन है? तो अगर आप लोग इस बारे में जानते हो तो देखिए, शादी विवाह में एक परंपरा होती है कि एक बेला प्रथा होती है। एक, आप सभी जानते होंगे, शादी विवाह में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वह खास तौर से जानते होंगे कि एक बेला प्रथा होती है, टीका और बेला देना। उसमें होता कि क्या है कि लड़की वाले लड़कों वालों को एक बेला, मतलब एक बर्तन देते हैं। एक वेसल होता है, बर्तन होता है, उसमें चावल होते हैं, नारियल होता है, और बहुत सारे जितने भी हों, 1100 1200 50 500 1000 5000 जितने भी हों, लगभग उसमें पैसे रखे जाते हैं। और दूल्हे को ये शादी के समय दूल्हे को दिए जाते हैं। जब उसकी वेलकम होता है, जब दूल्हा घर पर आता है घोड़े पर सजकर, तो उसको अंदर आते समय वो पैसे दिए जाते हैं। तो यह एक परंपरा है। जो वो बर्तन होता है, वो बर्तन होता है कांसे का। बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों को जानते नहीं हो कांसे का बर्तन, तो आज अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने माँ बाप से, कि मम्मी या पापा मुझे कांसे का बर्तन देखना है, वो आपको अवश्य दिखाएंगे। निश्चित आपके घर पर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां यह तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, फिर कांच या चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मतलब यहाँ आप ठकुराइन जी बात कर रही है कि हम कहाँ जाएंगे, और यहाँ माटी वाली ठकुराइन जी से कह रही है कि जिनके पास जमीन जायदाद है वो तो कहीं ना कहीं जाकर रह जाएंगे, परंतु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने वाले घर में चली गई। इसके बाद उसने चाय खत्म की, और चाय खत्म करके अपना कनस्तर लेकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। मतलब उसने उस घर में भी वह, मतलब उसने ये कहा कि हाँ हम कल मिट्टी दे देंगे, और उस घर से भी उसे 2 रोटियां मिल गई। मतलब मिट्टी देने का उसको पैसे नहीं मिलते थे, मिट्टी देने का उसको रोटियां मिलती थी घर से। तो अभी देखो, उसने एक रोटी खाली है, एक रोटी वह छुपाए हुए है, और 2 रोटी उसको सामने वाले से घर से मिल गई। अब इसका मतलब उसके पास 3 रोटियां हो गई। आगे देखते हैं। उन्हें भी उसने उस कपड़े में एक दूसरे के छोड़ उसी कपड़े में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। बुढ़ा मतलब यहाँ पर जो माटी वाली बूढ़ी औरत है उसका पति तो बूढ़ा ही होगा, इसलिए उसे बुढ़ा कहा गया है। तो वो ये कहती है कि ये यहाँ ये कहा गया है कि लोग जाने तो जाने ये रोटियां उसने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से इसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। मतलब जो बूढ़ी औरत है माटी जब देकर आती है, फिर जाकर घर पर खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है, तो जब वो आती है तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो उसका पति है वह उसे देखने लगता है कि कब वह आएगी, कब वह खाना बनाएगी, कब वह खाना खाएगा। रोज का ये नियम है। तो यहाँ जो बूढ़ी औरत वो ये सोच रही है कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, 3 रोटियां हैं, मैं ले जाकर उस बूढ़े व्यक्ति के सामने रख दूंगी, मतलब अपने पति के सामने रख दूंगी, तो पति खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो यह बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल दूंगी, साग तो कुछ है ही है नहीं अभी। और जब उसे जब जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। मतलब फिर वो बोलेगी अपने बूढ़े व्यक्ति से
पति से कि सब्जी कुछ नहीं है, रोटियां ही अकेली खा लो। तो जो बूढ़ा पति है वो भी यही उत्तर देगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, कि भूख लगी हो तो सारा कोई भी भोजन है वो मीठा लगता है। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं है, मतलब वो जिस गांव से आती है उसका गांव शहर से दूर है। कितना ही रोज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है, मतलब उसे शहर से गांव घर अपने जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। मतलब उसका क्या करती है वह रोज सुबह निकल जाती है अपने घर से, फिर माटा खान मतलब जहां उसे मिट्टी मिलती है उस वहां जाती है, मिट्टी खोदती है, फिर मिट्टी खोद कर जो आसपास के घर हैं उन घरों तक जाती है ढोने, और ढोकर मतलब उनको देने जाती है घरों में। और घर देकर जो सामान मिलता है, रोटियां मिलती है, वह रोटियां लेकर वह अपने घर पहुंचती है। और घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर जी की जमीन पर खड़ी है। मतलब माटी वाले के पास कोई भी अपना कुछ नहीं है, ना ही उसके पास अपना घर है, ना ही उसका अपना कोई जमीन है। उसकी एक झोपड़ी है, लेकिन वो भी दूसरे एक ठाकुर जी के घर पर जमीन पर बनी हुई है। ठीक है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। मतलब जो उस ठाकुर साहब की जमीन पर उसका मकान बना है, फ्री में नहीं बना है, उस माटी वाली को फ्री में मुफ्त में ठाकुर साहब के यहाँ सभी प्रकार के काम करने पड़ते हैं। नहीं, आज भाई एक गठरी के बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से भाई एक पाव प्याज खरीद लिया, प्याज को कूट कर भाई उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी, फिर दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां। देखिए अब यहाँ पर जो माटी वाली सोच रही है कि आज वो क्या करेगी, आज अकेली रोटियां नहीं देगी। उसने जो पैसे उसे मिले उस पैसे से उसने पाव भर प्याज खरीद लिया। पाव भर मतलब 250 ग्राम प्याज खरीद लिया। और वो सोच रही है इस प्याज को कूट लेगी, कूट कर उसको तल देगी। तल कर बुड्ढे से वो रोटियां नहीं देगी पहले, जब वो तल लेगी तो सब्जी के साथ रोटियां देगी। और कितनी रोटियां देखी, देखो यहाँ लिखा है, सब्जी तैयार होती है उसे रोटियां देगी, उसके सामने दो रोटियां देगी। अब दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद डेढ़। अब वो सोच रही है, जो बुड्ढा है वो जहां तक है कि दो रोटियां तो नहीं खा पाएगा। बूढ़ा हो चुका है व्यक्ति, हो सकता है एक खा ले या ज्यादा डेढ़ खा ले। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। मतलब 3 रोटियां हैं, वो सोच रही है डेढ़ रोटी वो मेरा बूढ़ा व्यक्ति खा ले, बूढ़ा पति खा लेगा, डेढ़ रोटी वो अब खुद खा लेगी। क्या भगवान ने स्थिति बनाई है। कितना जो भावुक पाठ है, इसे भावुक पाठ ही कहेंगे हम। हे भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। आगे लिखा हुआ है कि एक ही रोटी खा पाएगा। हाँ, एक ही रोटी से उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर वो सोच रही है बूढ़ी औरत कि जो है डेढ़ रोटियां बूढ़ा व्यक्ति खा लेगा, डेढ़ रोटियां वो खा लेगी, और एक रोटी उसके पेट में पहले से पहुंच चुकी है चाय के साथ। मन में ही यह सब सोचती रही, हिसाब लगाते हुए वह अपने घर पहुंच गई। मतलब जब वो घर जा रही थी तो ये बात सोच रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनने पर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। समझो इस पैराग्राफ को, कि जब माटी वाली घर पहुंची तो बुढ़ा मर चुका था। उसके बुढ़े को मतलब रोटी की जरूरत नहीं थी। पाँव की आहट सुनकर बुढ़ा हमेशा की तरह फिर नहीं चौंका, ना ही उसने अपनी नजरें घुमाई। और जब माटी वाली ने उसको छुआ तो यहाँ क्या लिखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। मतलब अपने शरीर जो उसको आत्मा छोड़कर जा चुकी थी, अब केवल वो शरीर या मिट्टी के समान ही बचा हुआ था। अर्थात बुढ़ा मर चुका था। टहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। देखिए अब टहरी बांध का यहाँ जिक्र आया, उसके बारे में समझो। टहरी बांध जिस जगह ये बन रहा था, तो जब बांध बनते हैं तो होता क्या है
कि लोगों की जमीनें पानी में डूब जाती हैं, तो जो लोग जमीन पर रह रहे होते हैं उन्हें किसी और जगह निवास स्थान दिया जाता है। तो जब उन्हें किसी और जगह निवास दिया जाता है तो उसे पुनर्वास कहते हैं। तो टेहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है, तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। मतलब टेहरी बांध के साहब ने पूछा पुनर्वास देने के लिए कि तुम कहाँ रहती हो और तुम जो अपना तहसील से घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो जो माटी वाली है वो क्या कहती है कि मेरी जिंदगी तो साहब शहर के तमाम घरों में माटी देते समय गुजर गई, माटी कहाँ से लाती हो? तो बूढ़ी औरत कहती है माटा खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, मतलब उसने सोचा कि हो सकता है जो माटा खान मतलब जहां से वो मिट्टी लाती है वो जमीन उसके नाम पर हो। अगर तेरा नाम लिख देते हैं, हम तेरा नाम लिख देते हैं माटा मेरी रोजी साहब। तो उसने कहा माटा खान क्या है, मेरी रोजी रोटी है, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोटी का नहीं। जो पुनर्वास वाले साहब होते हैं वो कहते हैं हमें जमीन का कागज चाहिए, इसलिए ताकि हम तुम्हें दूसरा स्थान दे सके। ये जो जगह है ये मकान बनने में पानी में डूब जाएगी। ठीक है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, मतलब उसने कहा कि अगर बांध बनेगा और वो मिट्टी वाली जगह अगर डूब जाएगी तो बांध बनने के बाद क्या बेचूंगी और क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब जो साहब थे उन्होंने क्या कहा, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते कि तू क्या खाएगी और क्या बेचेगी, इस बात का फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। टहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आग भी मची है। मतलब हुआ क्या कि जो टहरी बांध की दो सुरंगें बंद कर दिया है, इससे शहर में आपाधापी मची थी, चारों ओर पानी भर रहा था। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से पहले धान घाट डूबा, जो घाट थे वह डूबने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव वालों के आने वाली एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो गरीब आदमी का मतलब क्या है कि गरीब आदमी से क्या होता है, जो वही होता है, जहाँ वो जन्म लेता है वही वो मर जाता है। तो एक तरह से जो गरीब आदमी का घर है वही शमशान। क्या कहा बूढ़ी औरत ने कि सभी लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, वह कह रही है कि साहब गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ था और यह पाठ समाप्त हुआ। मेरे ख्याल से आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। पढ़िएगा, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसकी कंटन कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ में भी कौन से कारण होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते होंगे, तो मेरे ख्याल से कारण क्या होंगे जहां तक है। देखिए भाई, माटी वाली हर घर में माटी देने जाती थी, और वो माटी और उसका कनस्तर एक ही था, और वो सालों से माटी देने जा रही थी। किराएदार, बच्चे, बालक सभी उसको पहचानते थे। तो इसी तरह से लोग उसे पहचानने लगे होंगे। थोड़ा रुकिएगा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा था कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को क्यों नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। मैंने बताया आप लोगों को, वे शायद इसलिए उसे अच्छे से पहचानते थे क्योंकि जो माटी वाली थी, माटी वाली उस पूरे शहर में अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। और वह हर घर में माटी देने जाती थी, और उसकी मिट्टी के बिना चूल्हा तक नहीं जलता था। सभी लोग उसे स्वाभाविक रूप से पहचानते थे। ठीक है।
अगला है माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखो माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी हुई थी। निम्न स्तर का जीवन जीने वाली वो महिला थी। उसे अपना और अपने बुढ़ी मतलब बूढ़े पति का पेट पालना था। बहुत बड़ी समस्या थी। बस सुबह उठकर माटा खान जाती, दिन भर मिट्टी लाती, घर घर बेचती और जाते जाते उसको शाम हो जाती। तो इतने समय में उसके लिए बिल्कुल मेरे ख्याल से समय नहीं बचता होगा कि वह सोच सके कि वह उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगला प्रश्न है भूख मीठी या भोजन मीठा। तो देखिए मैं पहले भी इसका बता चुका हूँ उत्तर कि जो मनुष्य होता है वो भूखा होता है और भूख के कारण उसे बासी रोटी भी मीठी लगती है। और जब भूख नहीं हो तो स्वादिष्ट भोजन भी वह नहीं खाता। नुक्स निकालता रहता है कि इस भोजन में ऐसा है, इस भोजन में ऐसा है। लेकिन जब भूख लगी हो तो वह किसी भी प्रकार का भोजन कर सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से भूख मीठी होती है। अगला प्रश्न है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेच देना मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन ने इस कथन के आलोक में विरासत से मिलने के बारे में अपने विचार पीछ देखिए। यहाँ जो एक मालकिन है वो तो ये कह रही है कि जो पीढ़ियों से सामान चला आ रहा है, पीढ़ियों का जो वस्तुएं चली आ रही है, विरासत में उसे मिली है, वह उसे नहीं बेचती। आप क्या करेंगे भाई? हम भी यही करेंगे भाई। पीढ़ियों ने जो हमें दिया है वो हमारी धरोहर है। हम उसे औने पौने दाम नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वह वस्तु उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई हुई होगी। अगला लिखा हुआ है कि माटी वालियों का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसका किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखो माटी वालियों का रोटियों को हिसाब लगाना उसकी गरीबी को और उसकी मजबूरी को प्रकट करता है। वह इस प्रकार की मजदूरी करती है कि उसका जीवन निर्वाह होना बड़ा ही कठिन है। इससे पता चलता है कि उसे वे रोटियां केवल खुद के लिए नहीं उसके बूढ़े पति के लिए भी चाहिए। आगे है आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी को रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। देखो अभी आपने पढ़ा कि भाई आज रोटियां नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वह उसका बूढ़ा पति मर चुका था। बूढ़ा पति उसका मर चुका था। पति के अलावा उसका कोई और दूसरा नहीं था। हो सकता है उसका पति जो है कई बीमारियों से ग्रस्त हो। देखो उसमें उसने कहा भी है पाठ में कि उसका पाचन तंत्र सही नहीं था और बस सोच रही थी कि वह प्याज की सब्जी बना देगी तो उसमें उसका प्रेम भी झलकता है। और फिर उसका बूढ़ा पति मर जाता है तो वो रोटियां कैसे देगी। अगला है गरीब का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए साहब। तो देखो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ने का अर्थ यह है कि गरीबों को रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसके सामने विस्थापन की समस्या है। विस्थापन की मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पति के अंतिम संस्कार की चिंता है और बांध का पानी चारों ओर भर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस कथन का आशय यही है कि गरीब का शमशान मतलब नहीं उजाड़ना चाहिए, यानी गरीब का आसरा नहीं उजाड़ना चाहिए। आगे लिखा है विस्थापन की एक समस्या पर एक अनुच्छेद कीजिए। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर में अकेला ट्रांसफर नहीं होता। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता पिता सरकारी जॉब करते होंगे या प्राइवेट जॉब करते होंगे, लेकिन जिनका ट्रांसफर यहाँ से वहां हो जाता होगा। तो क्या बेटा ट्रांसफर जब होता है तो केवल ट्रांसफर होता है? नहीं। ट्रांसफर होने पर कई परिस्थितियां बदल जाती है। सोचो अभी आप ललितपुर में रहते हो, आपका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो जाए या शिमला हो जाए तो तुरंत आपका वातावरण चेंज हो जाएगा। यहाँ आप गर्मियों में हैं, वहां का वातावरण माइनस अभी वहां का वातावरण माइनस में पहुंच जाता है। तो आपको वैसे वस्त्र रहने होंगे। भाई खान पीन बदल जाएगा। जैसे साउथ में चावल खाए जाते हैं, गेहूं कम खाया जाता है, तो वहां आपको चावल की आदत डालनी होगी। तो जब विस्थापन होता है तो कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। आने जाने का, रहने का, लैंग्वेज का, बोलने का, कपड़ों का, सभी प्रकार के भाव बदल जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इसके अलावा मैं इन प्रश्नों के उत्तर की पीडीएफ फाइल संस्कार वैली ऐप पर डाल दूंगा, वहां से इन पाठों को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आया तो अभी मैं आपको फिर से ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।